Hello and welcome viewers and students. Today we are going to analyze paper 024890 of our series। हमारे प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम करने जा रहे हैं प्रश्न पत्र संख्या 90 का विश्लेषण। पेपर 90 आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल, सवाल संख्या 76। अब हमारा निर्देश है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। नीचे दिए गए वाक्य में हमारा आंसर वो सेगमेंट, वो खंड होगा जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर हो या व्याकरणीय अशुद्धि हो। पढ़ते हैं, द पॉलिटिकल कैंडिडेट, कैंडिडेट का अर्थ है प्रत्याशी या उम्मीदवार। टॉक्ड एज इफ का अर्थ है मानो कि शी हैज ऑलरेडी बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट। वो राजनीतिक प्रत्याशी या उम्मीदवार ऐसे बोली या उसने ऐसे बात की एज इफ मानो शी हैज ऑलरेडी बीन इलेक्टेड। जी नहीं, होना चाहिए था शी हैड ऑलरेडी बीन इलेक्टेड। वो ऐसे बोली मानो कि वो पहले से ही राष्ट्रपति चुन ली गई हो। विद्यार्थी इस बिंदु पर ध्यान दें, वाक्य भूतकालिक है, टॉक्ड है, तो फिर हैज ऑलरेडी बीन नहीं, हैड ऑलरेडी बीन इलेक्टेड होना चाहिए था। ये टेंस हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। इलेक्टेड प्रेसिडेंट, तो वो राजनीतिक उम्मीदवार ऐसे बोली, उसने ऐसे बात की एज इफ मानो कि शी हैड ऑलरेडी बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में लिखा गया है, लिखा जाना चाहिए था पास्ट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में। हमारा करेक्शन ऑप्शन बी में है, इसी में व्याकरणीय अशुद्धि थी, ग्रामेटिकल एरर थी और यही हमारा आंसर भी होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77 आपकी स्क्रीन पर। फिर से वही निर्देश है, नीचे दिए गए वाक्य में जिस सेगमेंट में ग्रामेटिकल एरर होगी वही हमारा आंसर होगा। पढ़ते हैं, द गर्ल वॉज टू ब्यूटिफुल टू बी रिजेक्टेड बाई एनी यंग मैन हु विशेस टू मेक हर हिज वाइफ। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि उसे रिजेक्ट किया ही नहीं जा सकता था किसी भी युवक द्वारा, किसी भी युवा व्यक्ति द्वारा, हु विशेस टू मेक हर हिज वाइफ। वो लड़की इतनी सुंदर थी, टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड का अर्थ है इतनी खूबसूरत थी कि उसे रिजेक्ट या अस्वीकार नहीं किया जा सकता था बाय एनी यंग मैन हु विशेस। एरर अब तक आप समझ गए होंगे, विशेस नहीं विश्ड होना चाहिए था। वाक्य पास्ट टेंस में है, भूतकालिक है, वॉज ब्यूटीफुल है, विशेस नहीं विश्ड होना चाहिए था। विश टू मेक हर हिज वाइफ। जो करेक्शन है वो ऑप्शन बी में है, इसी में ग्रामेटिकल एरर थी, यही हमारा आंसर होगा। करेक्शन के बाद वाक्य बनेगा, द गर्ल वॉज टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड बाई एनी यंग मैन हु विश्ड टू मेक हर हिज वाइफ। यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78 आपकी स्क्रीन पर। फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है, पढ़ते हैं, नोबडी विल डैश द फैक्ट दैट शी इज ऑनेस्ट। हमारा आंसर होगा नोबडी विल डिनाई। डिनाई का अर्थ है किसी चीज से इनकार करना। कोई भी इस बात से, इस तथ्य से इनकार नहीं करेगा कि वो ईमानदार है, वह लड़की या महिला ईमानदार है। डिनाई का अर्थ है किसी चीज से मना करना, इनकार करना। विद्यार्थी अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर ना करें। डिग्निफाई ऑप्शन ए का अर्थ है किसी की गरिमा या मान को बढ़ाना, किसी के मान, शोभा या गरिमा बढ़ाएं तो आप उन्हें डिग्निफाई कर रहे हैं। ऑप्शन सी एक बहुत अच्छा शब्द है, डिफाई का अर्थ है अवहेलना करना या किसी नियम आदि की अवज्ञा करना। अगर आप ट्रैफिक सिग्नल्स को डिफाई कर रहे हैं तो उनकी अवज्ञा कर रहे हैं। मे बी रेड सिग्नल होने के बावजूद भी आप आगे बढ़ रहे हैं, तो किसी नियम, कायदे आदि की अवहेलना या अवज्ञा करना। अंतिम ऑप्शन डीईफाई भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसका अर्थ होता है किसी को देवतुल्य सम्मान देना या देवतुल्य पूजा करना, किसी को बहुत अच्छे व्यक्ति के रूप में या देवतुल्य मानते हुए सम्मान आदि देना कहलाता है डीईफाई। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79 आपकी स्क्रीन पर। एक बार फिर से फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है, पढ़ते हैं, वील हैव टू अटोन डैश आवर मिसडीड्स। अटोन का अर्थ है प्रायश्चित करना और मिसडीड का अर्थ है बुरे कर्म। हमारा आंसर होगा अटोन फॉर। विद्यार्थी ध्यान दें, अटोन का प्रेपोजिशन फॉर ही होता है। यू अटोन फॉर समथिंग यानी यू रियली फील सॉरी फॉर समथिंग दैट यू हैव डन एंड समथिंग विच वॉज एक्चुअली नॉट गुड। ऐसा कोई काम जो सही नहीं था आपने किया, कोई मिसडीड हुई, कोई बुरा कर्म हुआ, उसके लिए आप पछता रहे हैं, यू आर अटोनिंग फॉर इट। अन्य कोई ऑप्शन एट, ऑन या विथ अटोन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। अटोन का प्रेपोजिशन सिर्फ फॉर ही होगा। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80 आपकी स्क्रीन पर।
निर्देश है सिलेक्ट द सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। हमें बताना है प्रश्न शब्द क्वेश्चन वर्ड ऑस्टेंटेशियस का पर्यायवाची या सिनोनिम। ऑस्टेंटेशियस का अर्थ है आडंबरी या दिखावटी। हमारा आंसर होगा शोई। शोई का अर्थ भी वही है, आडंबरी दिखावटी। अन्य ऑप्शंस पर नजर कर लेते हैं। ग्लटन का अर्थ है पेटू। अगर कोई व्यक्ति बहुत खाता है तो वो एक ग्लटन है। आर्टिफिशियल का अर्थ है कृत्रिम या मानव निर्मित, और फेक आप जानते हैं नकली। इसके लिए एक अन्य बहुत पॉपुलरली यूज्ड सिनोनिम है काउंटरफिट। नकली नोटों को फेक करेंसी या काउंटरफिट करेंसी भी कहते हैं। यद्यपि हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। ऑस्टेंटेशियस और शोई दोनों का अर्थ है दिखावटी, आडंबरी। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81 आपकी स्क्रीन पर फिर से वही निर्देश है। हमें पता लगाना है प्रश्न शब्द का सिनोनिम या फिर पर्यायवाची शब्द। शब्द प्रेडिकामेंट का अर्थ है कोई बुरी स्थिति या दुर्दशा। दुर्दशा या बुरी स्थिति एक अनप्लेजेंट सिचुएशन, एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन। हमारा आंसर होगा प्लाइट। प्लाइट का अर्थ भी वही है, कोई डिफिकल्ट या अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, कोई कठिन या दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति या दुर्दशा। अन्य ऑप्शंस को एक नज़र देख लेते हैं। शब्द अबॉलिशन बना है अबॉलिश से। अबॉलिश का अर्थ है किसी व्यवस्था, नियम, प्रथा आदि को रद्द करना, समाप्त करना, उन्मूलन उसका करना। तो एबोलिशन का अर्थ हुआ किसी चीज़ की समाप्ति या उन्मूलन। अगर सती प्रथा का भारत में एबोलिशन हो चुका है तो वह पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। अकम्प्लिशमेंट का अर्थ है उपलब्धि या अचीवमेंट। और अंतिम ऑप्शन सी एक बहुत अच्छा शब्द है। रिनंसिएशन का अर्थ है विश्व या संपत्ति आदि का त्याग। तो अगर आप संन्यासवत जीवन जी रहे हैं या चीज़ों को त्याग रहे हैं, संपत्ति आदि को, तो आप क्या कर रहे हैं? रिनंसिएशन कर रहे हैं, परित्याग कर रहे हैं या चीज़ों को छोड़ रहे हैं। अक्सर संपत्ति को छोड़ना, सामान्यतः संन्यास लेते हुए या फिर विरक्ति के तौर पर। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82 आपकी स्क्रीन पर। हमें बताना है वो शब्द जो कि क्वेश्चन वर्ड का ओपोजिट हो। हमारा निर्देश है, हमारा आंसर वो ऑप्शन होना चाहिए जो कि क्वेश्चन वर्ड का ओपोजिट इन मीनिंग हो, विलोम शब्द हो। शब्द टेदर का अर्थ है किसी को बांधना। किसी कुत्ते या ऐसे ही अन्य किसी जानवर को बांधने के लिए जो चेन या रस्सी होती है उसे कहते हैं टेदर। अगर आपका कुत्ता बंधा हुआ है तो योर डॉग इज टेदर्ड। तो टेदर है बांधना, जैसे चेन या रस्सी से बांधना। इसका ओपोजिट होगा रिलीज। रिलीज का अर्थ है छोड़ना, बांधना, छोड़ना। अन्य ऑप्शंस अवश्य देखें। पैम्पर का अर्थ है लाड प्यार करना। इसके लिए एक सिनोनिम हो सकता है मॉलीकॉडल, लाड प्यार करना, जैसे पीपल पैम्पर देयर किड्स। फासन का अर्थ है किसी चीज को बांधना, जैसे आप किसी गट्ठर को फासन कर रहे हैं तो बांध रहे हैं। विद्यार्थी उच्चारण पर ध्यान दें, शब्द फासन में टी नहीं बोला जाता, साइलेंट होता है। एमनेट का अर्थ है किसी चीज का उद्भव होना या किसी चीज का कहीं से निकलना, उद्गम स्थान होना किसी चीज का। तो अगर कोई चीज किसी स्थान से उद्गम हो रहा है, उसका उद्भव हो रहा है, वहां से वो निकल रही है, वहां से उसका अस्तित्व प्रारंभ हो रहा है, वो वहां से इमर्ज हो रही है, अथवा प्रश्न शब्द एमनेट हो रही है। तो एमनेट का अर्थ है उद्भव होना, उद्गम होना, कहीं से किसी चीज का निकलना। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83। हमारा निर्देश है हम पता लगाएं उस शब्द का जिसकी स्पेलिंग गलत है, जो मिस स्पेल्ड है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें प्रेजेंटिमेंट की स्पेलिंग गलत है। टी के उपरांत ई नहीं, आई होना चाहिए था। शब्द प्रेजेंटिमेंट का अर्थ है पूर्वाभास। आने वाली चीज़ों या घटनाओं का पहले से ही आभास या एहसास हो जाए तो उसे कहते हैं प्रेजेंटिमेंट। सामान्यतः अप्रिय या अशुभ घटनाओं का पूर्वाभास। इसके लिए एक बेहतरीन पर्यायवाची है, विद्यार्थी नोट करें, प्रेमोनिशन। शब्द प्रेमोनिशन जो कि कई बार पूछा गया है भूतकाल में, उसका भी वही अर्थ है पूर्वाभास, आने वाली चीज़ों का पहले से एहसास, अक्सर अप्रिय या अशुभ घटनाओं का। अन्य ऑप्शंस देख लेते हैं। शब्द परसीव का अर्थ है महसूस करना या इंद्रियों से ग्रहण करना। नॉन प्लस्ड एक अच्छा शब्द है जिसका अर्थ है कंफ्यूज्ड या चकित।
इसके लिए कंफ्यूज्ड के अतिरिक्त फ्लमॉक्स्ड भी एक बहुत अच्छा सिनोनिम है। सो अगर आप फ्लमॉक्स्ड हैं, नॉन प्लस्ड हैं, तो पूरी तरह कंफ्यूज्ड हैं, भौचक्के हैं। अंतिम ऑप्शन डुप्लीसिटी का अर्थ होता है दगाबाजी या कपट, डिसऑनेस्टी या चीटिंग। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा, अन्य किसी ऑप्शन की स्पेलिंग में कोई एरर नहीं है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 84 आपकी स्क्रीन पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है, पढ़ते हैं। टू गो और मूव इन एन एग्जैजरेटेडली इम्पेशेंट और एंग्री मैनर। एग्जैजरेटेडली का अर्थ है बढ़ा चढ़ा कर किया गया, इम्पेशेंट है अधीर और एंग्री है क्रुद्ध। तो अगर आप क्रुद्ध या बेचैन तरीके से बहुत बढ़ा चढ़ा कर के अंदाज में कहीं जाते आते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप फ्लाउंस कर रहे हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। ही गॉट अप इन एंगर एंड फ्लाउंस्ड आउट ऑफ द रूम। वो खड़ा हुआ गुस्से में, एंड फ्लाउंस्ड आउट ऑफ द रूम मतलब तेजी से दिखावटी अंदाज में या गुस्सा दिखाते हुए वहां से चला गया। अन्य ऑप्शंस कभी इग्नोर न करें। फ्लाउट का अर्थ है किसी नियम, कानून आदि की अवहेलना करना, खुल्लम खुल्ला उसकी अवज्ञा करना। इसके लिए एक सिनोनिम हो सकता है डिफाई, जो कि हम कुछ देर पहले पढ़ चुके हैं। फ्लाउंडर का अर्थ है छटपटाना और फ्लॉन्ट का अर्थ है आडंबर करना, दिखाना। अगर आप अपनी दौलत को फ्लॉन्ट कर रहे हैं तो उसको लोगों को दिखा रहे हैं, इतरा कर किसी चीज का प्रदर्शन करना। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85 आपकी स्क्रीन पर फिर से एक बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है, पढ़ते हैं। अ फोर्ट्रेस। फोर्ट्रेस का अर्थ है कोई किला या किला नुमा कोई स्थान जहां आपकी फौज वगैरह की बहुत अच्छी पहुंच हो और वो काफी सुरक्षित जगह हो। तो अ फोर्ट्रेस एक फोर्ट अथवा फोर्ट समान कोई जगह, यूजुअली ऑन अ हाई ग्राउंड अबव अ सिटी। सो कोई किला जो कि किसी शहर में हो और अक्सर शहर से ऊंचाई पर हो, उसे क्या कहते हैं, सिटाडेल। सिटाडेल का अर्थ है फोर्ट्रेस या फोर्ट। अन्य ऑप्शंस कभी इग्नोर न करें। ऑप्शन बी एम्पोरियम का अर्थ है कोई दुकान, अक्सर कोई बड़ी दुकान जिसमें विशेष प्रकार का सामान बेचा जाता हो, उसे कहते हैं एम्पोरियम। मेट्रोपोलिस का अर्थ है कोई महानगर, और अंतिम ऑप्शन हेडक्वार्टर्स का अर्थ है मुख्यालय। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन ए सिटाडेल ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86 आपकी स्क्रीन पर निर्देश है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। नीचे दिए गए वाक्य में एक शब्द, एक खंड रेखांकित है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसे ठीक करता हो। पढ़ते हैं। वी आर सॉरी टू हियर ओवर योर फादर्स डेथ। हमें बहुत खेद है, दुख है आपके पिता की मृत्यु के बारे में सुनकर। हमारा आंसर होगा हियर ओवर नहीं, हियर ऑफ। यू हियर अबाउट समथिंग और हियर ऑफ समथिंग। आपको कोई खबर पता चली, कोई बात आपने जानी, लोगों से सुनी, यू हर्ड अबाउट इट और यू हर्ड ऑफ इट। अबाउट अथवा ऑफ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होना चाहिए था, ना कि ओवर। अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं, न ऑन न फॉर। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। वाक्य अंतिम रूप से होगा वी आर सॉरी, हमें खेद है, दुख है, टू हियर ऑफ योर फादर्स डेथ। आपके पिता की मृत्यु के बारे में सुनकर हमें बड़ा दुख हुआ या दुख है। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87 फिर से वही निर्देश है। नीचे दिए गए वाक्य में एक शब्द, एक खंड रेखांकित है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसे ठीक करता हो। पढ़ते हैं। टीवी सेट्स हैव बिकम कॉस्टलियर। टीवी सेट्स अब बहुत महंगे हो गए हैं, टेलीविजन काफी महंगे हो गए, कॉस्टलियर है अधिक महंगे। थैंक्स टू द सडन राइज इन द प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड कंपाउंड्स। विद्यार्थी ध्यान दें, यहाँ थैंक्स टू का मतलब धन्यवाद नहीं है, के कारण है। जैसे हम किसी को व्यंग्यात्मक भाषा में कहें कि तुम्हारे कारण मैं इतनी बड़ी मुसीबत में हूं, तो कह सकते हैं थैंक्स टू यू माय फ्रेंड आई एम इन सच अ मेस। तो थैंक्स टू का अर्थ है के कारण। द सडन राइज जो अचानक बढ़ोतरी आई है इन द प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड का अर्थ है आयातित। कंपाउंड्स नहीं, इंपोर्टेड कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का अर्थ है अवयव, वो चीज जिससे कोई चीज बनती है या पार्ट्स। तो इंपोर्टेड कंपाउंड्स नहीं, इंपोर्टेड कंपोनेंट्स, अवयव या पार्ट्स। पिक्चर्स आप जानते हैं
और थिंग्स का अर्थ भी आप जानते हैं वस्तुएं। सबसे सटीक शब्द है इंपोर्टेड कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स है वो पार्ट्स जिनसे टीवी सेट्स बनते हैं, उसके भाग या उसके हिस्से या पुर्जे। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88, हमारा निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। हमें एक इडियम, एक मुहावरा मिला है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसकी सही व्याख्या करता हो, इसका सही अर्थ बताता हो। टू ब्लो अ फ्यूज का अर्थ है गुस्सा हो जाना, और अक्सर अचानक से गुस्सा हो जाना। टू ब्लो अ फ्यूज का अर्थ है टू गेट वेरी एंग्री। जैसे हर फादर ब्लू अ फ्यूज एट द न्यूज, इस खबर पर उसके पिता एकदम से गुस्से में आ गए। अन्य ऑप्शंस देख लेते हैं। कंफ्यूज्ड आप जानते हैं, उलझा हुआ, गड़बड़ाया हुआ। स्टॉप टॉकिंग टू समबडी बिल्कुल नहीं। अंतिम ऑप्शन टू स्विच ऑन अ बल्ब एटसेट्रा, जी नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89, एक बार फिर से हमें बताना है प्रश्न इडियम या मुहावरे का अर्थ। टू क्वियर समबडीज पिच। व्हाट डू यू डू व्हेन यू क्वियर समबडीज पिच? आप किसी व्यक्ति की पिच को क्वियर करते हैं तो उसके काम को बिगाड़ देते हैं, उसकी योजनाओं को खराब कर देते हैं, उसके किए गए काम पर पानी फेर देते हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, टू अपसेट समबडीज प्लान्स और अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट्स है आयोजन, व्यवस्था, किसी के प्लान या उसकी व्यवस्थाओं को अपसेट कर देना, बिगाड़ देना। अन्य ऑप्शंस देख लेते हैं। टू सपोर्ट समबडी बिल्कुल नहीं। टू टेक अवे अ पार्ट ऑफ समबडीज इनकम नहीं। टू डू व्हाट इज नीडेड, वो करना जिसकी आवश्यकता है, जरूरत है, जी नहीं। हमारा आंसर तीसरा ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90 आपकी स्क्रीन पर। निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमारा निर्देश है हम बदलें दिए गए वाक्य के नरेशन या फिर स्पीच को। हमें एक डायरेक्ट स्पीच का वाक्य मिला है जिसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। विद्यार्थी ध्यान दें, ही सेड कोट अलेस आई एम अनडन। अलेस एक इंटरजेक्शन है, किसी भावना को बताने वाला शब्द। शब्द अलेस का प्रयोग करते हैं शोक या दुख को बताने के लिए। अनडन का अर्थ है एकदम नाकाम, बर्बाद। जब आप पूरी तरह नाकाम हो जाए, बर्बाद हो जाए, भारी नुकसान हो जाए और भविष्य में रिकवरी की उम्मीद भी ना रहे, तो आप कहेंगे आई एम अनडन, मैं पूरी तरह तबाह हो गया। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब पर ध्यान दें। ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, जिसका अर्थ है डायरेक्ट स्पीच के टेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाएगा। आई एम अनडन प्रेजेंट है, इसे बदलेंगे पास्ट में, तो आई एम अनडन के स्थान पर होगा ही वॉज। अन्य बिंदु विद्यार्थी ध्यान दें, ये वाक्य एक्सक्लेमेटरी वाक्य है, विस्मयादि बोधक वाक्य है। तो अलेस चूंकि दुख का शब्द है, दुख का इंटरजेक्शन है, तो हमें एक्सक्लेम्ड विद सोरो चाहिए। इन दोनों शर्तों के आलोक में सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है, वो है ऑप्शन बी, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो। उसने दुख के भाव से कहा दैट ही वॉज अनडन, वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, बहुत बुरी तरह नाकाम हो गया, फेल हो गया। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। ही सेड दैट इट वाज हिज अनडूइंग, बिल्कुल नहीं। ही स्टेटेड दैट ही वाज अनडन, नहीं। ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, उसने दुख से कहा कि वो पूरी तरह तबाह या बर्बाद हो गया था। ही क्राइड दैट ही वाज बीइंग अनडन, बिल्कुल नहीं। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलेगा, आई एम की जगह ही वॉज होगा। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91 आपकी स्क्रीन पर। निर्देश है दिए गए वाक्य के वॉइस को बदले। हमें मिला है एक्टिव वॉइस का एक वाक्य जिसे हमें पैसिव में बदलना है। एट बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल संस्था का नाम है। बिब्लियोफाइल में वी आंसर एवरी क्वेश्चन, हम हर सवाल का जवाब देते हैं। एज का अर्थ है चूंकि। चूंकि वी बिलीव, हम मानते हैं दैट इवन आइंस्टाइन आस्क्ड क्वेश्चंस, क्योंकि हम मानते हैं कि आइंस्टाइन भी सवाल पूछता था। विद्यार्थी ध्यान दें, वाक्य किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट में। वी के साथ सब फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। पैसिव होगा इज, एम, आर, जैसी भी आवश्यकताओं के साथ। थर्ड फॉर्म दैट इवन आइंस्टाइन आस्क्ड क्वेश्चंस। इस क्लॉज में, इस खंड में सिंपल पास्ट का इस्तेमाल हुआ है, आस्क्ड, तो पैसिव रचना होगी इस क्लॉज की वॉज अथवा वर, जैसी भी आवश्यकता हो। चूंकि क्वेश्चंस प्लूरल है तो वर और उसके साथ वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इन दोनों शर्तों को पूरा करने वाला ऑप्शन है सिर्फ ऑप्शन सी। एट बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल में एवरी क्वेश्चन इज आंसर्ड,
हर सवाल का जवाब दिया जाता है। बाई अस लिखने की आवश्यकता नहीं है, बाई अस, बाई देम आदि को ड्रॉप भी किया जा सकता है, बाई द पीपल, बाई द गवर्नमेंट इत्यादि। डूअर हो, बाई अस हो, बाई मी हो, बाई द गवर्नमेंट हो, तो ऐसे डूअर को ड्रॉप किया जा सकता है। एवरी क्वेश्चन इज आंसर्ड, हर सवाल का जवाब दिया जाता है। एज इट इज बिलीव्ड, क्योंकि ऐसा माना जाता है। वी बिलीव का पैसिव होगा इट इज बिलीव्ड बाई अस, अथवा सिर्फ इट इज बिलीव्ड। It is believed अथवा it is believed by us that questions were asked even by Einstein, कि प्रश्न तो आइंस्टाइन द्वारा भी पूछे जाते थे। क्वेश्चंस प्लूरल है, वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही हो सकता है। एक नजर कर लेते हैं अन्य ऑप्शंस पर। ऑप्शन ए कहता है एट बिब्लियोफाइल एवरी क्वेश्चन इज आंसर्ड, यहां तक ठीक है। एज वी बिलीव नहीं, इट इज बिलीव्ड बाय अस। इवन क्वेश्चंस वर आस्क्ड, यहां पर एरर हो गई, वी बिलीव नहीं, एज इट इज बिलीव्ड बाय अस दैट इवन क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय आइंस्टाइन। ऑप्शन बी देखते हैं, बिब्लियोफाइल एवरी क्वेश्चन इज आंसर्ड एज इट इज बिलीव्ड बाय देम नहीं, बाय अस अथवा सिर्फ इट इज बिलीव्ड। अंतिम ऑप्शन एवरी क्वेश्चन इज आंसर्ड बाय बिब्लियोफाइल एज वी बिलीव नहीं, वॉइस बदला ही नहीं गया। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए हमारे पास एक क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स का एक समुच्चय या सेट। इसे हल करने की विधि से आप वाकिफ हैं। दिए गए पैसेज को जैसे दिया है वैसे पढ़ें, पहली बार में हल करने की चेष्टा ना करें। यदि समय का अभाव हो तो पैसेज को आधा पढ़ें, उसके बाद इसे हल करें और हमेशा ब्लैंक के आगे तक पढ़ें। पढ़ते हैं, इट इज नॉट प्रॉपर टू डैम अ सिस्टम विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट। डैम का अर्थ है धिक्कारना या कोसना, प्रॉपर है उचित, सिस्टम तंत्र है और अंडरस्टैंडिंग है समझना। ये उचित नहीं है कि आप किसी सिस्टम को कोसें या धिक्कारें बिना उसे समझे हुए। द इंडियन ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का अर्थ है अफसर तंत्र या अफसरशाही, मे नॉट बी एज बैड आफ्टर ऑल एज इट इज मेड आउट टू बी। मेड आउट टू बी मीन्स जैसी बताई या दर्शाई जाती है। भारतीय अफसरशाही या अफसर तंत्र हो सकता उतना भी बुरा ना हो जितना दर्शाया या बताया जाता है। टाइम्स विदाउट नंबर का अर्थ है असंख्य बार या बहुत सारी बार। इट हैज बीन सेड, ऐसा कहा गया है, दैट आवर ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेट है अफसर या अधिकारी, इज अ डैश क्रीचर हु हैज द हैबिट ऑफ सिटिंग ऑन द फाइल। सिटिंग ऑन द फाइल से फाइल्स पर बैठ जाना, अर्थात उनका निस्तारण ना करना, उनका निपटारा ना करना। एंड ऑल्सो हैपन्स टू स्लीप ओवर द रिमाइंडर। स्लीप ऑन और स्लीप ओवर द रिमाइंडर्स का अर्थ है कि वो स्मृति पत्रों पर जो रिमाइंडर्स उससे भेजे जाते हैं उनको भी डिले कर देता है। स्लीप ओवर या स्लीप ऑन का अर्थ सोने की जगह यहां देरी करने से है। What is dash is that he frequently misses deadlines. Frequently है अक्सर या बार बार, डेडलाइंस का अर्थ है समय सीमा। इतना पढ़ने पर हमें खासा अच्छा अनुमान हो गया है कि ये पैसेज भारतीय अफसर तंत्र या अफसरशाही ब्यूरोक्रेसी के बारे में। अब इसे हल करते हैं। इट इज नॉट प्रॉपर टू डैम अ सिस्टम विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट। किसी भी सिस्टम को अगर आप धिक्कार रहे हैं, कोस रहे हैं बिना समझे, तो ये प्रॉपर नहीं है, उचित नहीं है कि आप उसे बिना समझे, बिना जाने ही उसे धिक्कारें, कोसे। द इंडियन ब्यूरोक्रेसी, भारतीय अफसर तंत्र, मे नॉट बी एज बैड आफ्टर ऑल एज इट इज मेड आउट टू बी। आखिरकार या अंततः भारतीय ब्यूरोक्रेसी या अफसर तंत्र या अफसरशाही शायद उतनी भी बुरी नहीं है जितनी कि उसे दर्शाई या बताई जाती है। टाइम्स विदाउट नंबर, असंख्य बार या बहुत सी बार, इट हैज बीन सेड, ऐसा कहा गया है, दैट आवर ब्यूरोक्रेट, हमारा जो अधिकारी है, अफसर है, इज अ डैश क्रीचर, इज अ स्ट्रेंज क्रीचर। ये एक अजीब प्राणी है, अजीब जीव है। अन्य ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन बी, सोबर के दो प्रमुख अर्थ हैं। पहला, जिसने शराब ना पी रखी हो। दूसरा, एकदम सेंसिबल या सीरियस। शब्द सॉलिड आप जानते हैं, ठोस। सोफिस्टिकेटेड के भी दो प्रमुख अर्थ हैं। कोई व्यक्ति या व्यवहार जो कि काफी शालीन या शिष्ट हो, और कोई मशीन, पुर्जा आदि जो कि तकनीकी रूप से बहुत उन्नत हो। हमारा आंसर स्ट्रेंज ऑप्शन ए ही रहेगा। आवर ब्यूरोक्रेट, हमारा अधिकारी या अफसर, इज अ स्ट्रेंज क्रीचर, एक अजीब प्राणी है। हु हैज द हैबिट ऑफ सिटिंग ऑन द फाइल्स, जो फाइल्स पर बैठ जाता है, अर्थात उनका निस्तारण नहीं करता, काम अटका रहता है। एंड ऑल्सो हैपन्स टू स्लीप ओवर द रिमाइंडर्स, और रिमाइंडर्स पर भी वो ध्यान नहीं देता, उन्हें भी डिले करता है। वॉट इज डैश इज दैट, वॉट इज वर्स, वर्स का अर्थ है अधिक खराब, बैड की कंपैरेटिव डिग्री। और भी अधिक खराब क्या है, दैट ही फ्रीक्वेंटली मिसेस डेडलाइंस,
वो बार बार या अक्सर डेडलाइंस को मिस कर जाता है, समय सीमा को भी मिस कर जाता है, समय सीमा के बाद तक भी काम नहीं हो पाता। अन्य ऑप्शंस देख लेते हैं। बेटर कंपैरेटिव डिग्री है गुड की, संदर्भ ज़्यादा खराब बताने का है ना कि ज़्यादा अच्छा। एबनॉर्मल आप जानते हैं असाधारण या असामान्य। ग्रेटर ग्रेट की कंपैरेटिव डिग्री है और भी अधिक या और महान। हमारा आंसर ऑप्शन सी वर्स ही रहेगा। एक बार फिर से, व्हाट इज वर्स, जो ज्यादा बुरा है, इज दैट ही फ्रीक्वेंटली मिसेस डेडलाइंस, वो बार बार डेडलाइंस को, समय सीमा को मिस कर देता है। ही टर्न्स अ डेफ ईयर, टर्न्स अ डेफ ईयर का अर्थ है, वो डेफ का अर्थ है बहरा, ईयर है कान, तो बहरा कान करने का अर्थ है अनसुना करना। वो अनसुना कर देता है, इग्नोर करता है, नजरअंदाज करता है टू द विजिटर्स रिक्वेस्ट। अगर कोई उसके पास आता है, कोई विजिटर, उसके निवेदन को वो नजरअंदाज कर देता है। एंड बाइंड्स हिज हैंड्स एंड फीट विथ रेड टेप। रेड टेप का अर्थ है अत्यधिक औपचारिक नियम या फिर बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी, बहुत ज़्यादा औपचारिकता हो या नियमों से जो उलझन पैदा होती है उसे कहते हैं रेड टेप या फिर लाल फीताशाही। इसकी एक नाउन भी है रेड टेपिज्म। और क्या करता है वो, विजिटर की रिक्वेस्ट पर कोई ध्यान नहीं देता, उसे अनसुना कर देता है। एंड बाइंड्स हिज हैंड्स एंड फीट विथ रेड टेप, और उसके हाथ पैर लाल फीते से बांध देता है, मीन्स उसको सरकारी नियमावली या नियमों की उलझन में फंसा देता है। हाउएवर इन ऑल फेयरनेस टू द ब्यूरोक्रेसी, इन ऑल फेयरनेस का अर्थ है निष्पक्षता से बात करते हुए। अगर आप किसी व्यक्ति या किसी सिस्टम की बुराई करें और फिर उसके दूसरे पक्ष की भी बात करें निष्पक्षता के लिए, तो आप कहेंगे इन ऑल फेयरनेस। हाउएवर है यद्यपि, इन ऑल फेयरनेस टू द ब्यूरोक्रेसी, अफसर तंत्र के प्रति अगर हम पूरी निष्पक्षता से बात करें, यानी इसके दूसरे पक्ष को भी देखें, इट इज डैश टू नोट, इट इज नेसेसरी टू नोट, ये अनिवार्य है कि हम ये नोट करें। अन्य ऑप्शंस देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट आप जानते हैं, रिक्वायर्ड होता तो हम इसे कंसीडर कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट आवश्यकता है। ऑप्शनल का अर्थ है वैकल्पिक और फ्यूटाइल का अर्थ होता है फिजूल या व्यर्थ। हमारा आंसर नेसेसरी ही रहेगा। इट इज नेसेसरी टू नोट, यह आवश्यक है कि हम इस चीज को नोट करें, दैट अ मेजर रीजन, मेजर है प्रमुख, रीजन है कारण, फॉर इट्स डैश टू डिस्चार्ज, फॉर इट्स इनएबिलिटी, प्रमुख कारण कि ये क्यों अयोग्य है, इनएबिलिटी अयोग्यता, टू डिस्चार्ज इट्स फंक्शंस, कि ब्यूरोक्रेसी क्यों अपने काम को नहीं निभा पाती, डिस्चार्ज कर पाती। अन्य ऑप्शंस देख लेते हैं। इफिशियंसी है कार्यकुशलता, एडिक्वेसी है पर्याप्तता या सफिशिएंट होने की स्थिति, पोजीशन आप जानते हैं स्थिति। हमारा आंसर इनएबिलिटी अयोग्यता ही होगा। एक बार पुनश्च, इट इज नेसेसरी टू नोट दैट अ मेजर रीजन, एक प्रमुख कारण फॉर इट्स इनएबिलिटीज की अयोग्यता, टू डिस्चार्ज इट्स फंक्शन, कि वो अपने काम का निर्वाह नहीं कर पाती, डैश थ्रू आउट हैज बीन टू डिस्चार्ज इट्स फंक्शंस इफेक्टिवली, कि क्यों इसमें अयोग्यता है, वो अपना काम नहीं कर पाती, डिस्चार्ज इट्स फंक्शंस इफेक्टिवली, प्रभावी रूप से, इफेक्टिवली का अर्थ है प्रभावी रूप से, थ्रू आउट है हमेशा, हमेशा ही कारण क्या रहा है, हैज बीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिशियंस, एक प्रमुख कारण कि ब्यूरोक्रेसी में इनएबिलिटी क्यों है, वो अपना काम इफेक्टिवली प्रभावी रूप से क्यों नहीं कर पाती, थ्रू आउट हैज बीन हमेशा से रहा है, कि कॉन्सेंट्रेशन का अर्थ है संकेंद्रण, पावर किन के हाथ में रहती है, इन द हैंड्स ऑफ द पॉलिटिशियंस, राजनेताओं के हाथ में पावर संकेंद्रित रहती है, ब्यूरोक्रेट्स या अफसरों को वो पावर नहीं मिल पाती, शक्ति नहीं मिल पाती। केयरलेसली आप जानते हैं लापरवाही से, एलिगेंटली का अर्थ है सुंदरता या आकर्षक रूप से या आकर्षक तरीके से, इक्वली का अर्थ है समानता से। हमारा आंसर ऑप्शन सी इफेक्टिवली ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 97 आपकी स्क्रीन पर हमारे निर्देश है, गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। हमें मिले हैं 4 खंड, 4 सेगमेंट्स, जिन्हें रैंडम या बेतरतीब क्रम में लिख लिया गया है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इनको अनस्क्रैम्बल करे, सही क्रम में जमाए। तो पढ़ते हैं और फिर हल करते हैं। देन शी डज सम गार्डनिंग फाइनली बिफोर हर मिड मॉर्निंग नैप, नैप का अर्थ है झपकी, मिड मॉर्निंग का अर्थ है सुबह के 10 बजे से आगे के समय के आसपास, मीन्स आफ्टरनून से पहले और लगभग सुबह के 9:30-10 बजे के बाद का समय। मिड मॉर्निंग नैप, शी ईट्स अ लाइट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट है नाश्ता।
माई ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर है दादी, विद्यार्थी ध्यान दें इस शब्द में डी को नहीं उच्चारित किया जाता, प्रोनाउंसिएशन में डी को छोड़ दिया जाता है। माई ग्रैंड मदर इज एन एक्टिव 80-year-old, मेरी जो ग्रैंड मदर है वो एक बहुत सक्रिय महिला है 80 की उम्र में भी। शी बिगिन्स हर मॉर्निंग विथ मेडिटेशन, मेडिटेशन का अर्थ है ध्यान, वो अपनी जो सुबह है उसकी शुरुआत करती है ध्यान से। जब आप ध्यान लगाते हैं तो उसे मेडिटेशन कहते हैं। इतना पढ़ने पर हमें बिल्कुल सटीक अनुमान हो गया है कि हमारी दादी की दिनचर्या के बारे में है। और इसमें जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो हैं सी डी और ए बी। सबसे पहले शुरुआती खंड होगा सी, इंट्रोडक्टरी खंड है माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी इज एन एक्टिव 80-year-old, मेरी दादी एक सक्रिय महिला है 80 की उम्र में भी। उसके उपरांत डी प्रोनाउन शी माई ग्रैंड मदर के लिए है। शी बिगिन्स हर मॉर्निंग विथ मेडिटेशन, वो अपने दिन की शुरुआत करती है ध्यान से। उसके उपरांत ए, देन का अर्थ है उसके उपरांत, ध्यान के उपरांत शी डज सम गार्डनिंग, वो थोड़ी सी बागवानी करती हैं। उसके उपरांत होगा ए के उपरांत होगा बी, फाइनली अंततः, अंतिम खंड सिर्फ बी ही बचा है, फाइनली बिफोर हर मिड मॉर्निंग नैप, अपनी मिड मॉर्निंग की सुबह 10 बजे के आसपास की झपकी लेने से पहले शी ईट्स अ लाइट ब्रेकफास्ट। तो सबसे पहले सी, माई ग्रैंड मदर इज एन एक्टिव 80-years-old, मेरी दादी जो है 80 वर्ष की एक सक्रिय महिला है। उसके उपरांत डी, वो सुबह की शुरुआत करती है मेडिटेशन से। उसके उपरांत देन समय बता रहा है, उसके उपरांत वो कुछ बागवानी करती है। फिर अंतिम खंड सिर्फ बी ही बचता है, फाइनली पे ध्यान दें, ये अंतिम खंड होगा। फाइनली वो अपनी मिड मॉर्निंग यानी सुबह 10 बजे के आसपास की जो झपकी लेती हैं उसके पहले शी ईट्स अ लाइट ब्रेकफास्ट, वो एक हल्का सा नाश्ता करती है। वो खंड हमारा आंसर होगा जिसमें सी के बाद डी हो और उसके उपरांत ए तथा बी हो। ऐसा क्रम सिर्फ ऑप्शन डी में है, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 98, एक बार फिर से रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का प्रश्न है। हमें अनस्क्रैम्बल करना है, रीअरेंज करना है इन खंडों को जिन्हें बेतरतीब या रैंडम तरीके से लिख दिया गया है। पढ़ते हैं। यूजिंग मैचेस, मैचेस का अर्थ है दिया सलाइयां। हाउएवर केम मच लेटर, यद्यपि दिया सलाइयों का प्रयोग बहुत बाद में आया। द फर्स्ट ग्रेट डिस्कवरी दैट मैन प्रोबेबली मेड वॉज दैट ऑफ फायर, जो पहली महान खोज मानव ने की वो संभवतः अग्नि की थी। इन ओल्डन टाइम्स, ओल्डन टाइम्स का अर्थ है पुराने समय में। फायर्स वर मेड बाई रबिंग टू फ्लिंट्स अगेंस्ट ईच अदर, फ्लिंट का अर्थ है चकमक पत्थर, दो चकमक पत्थरों को आपस में रगड़ के अग्नि उत्पन्न की जाती थी। टिल अ स्पार्क वॉज प्रोड्यूस्ड, उनको तब तक रगड़ा जाता था जब तक कोई स्पार्क या चिंगारी ना उत्पन्न हो जाए। उसके उपरांत एंड दिस स्पार्क सेट फायर टू ड्राई स्ट्रॉ, ड्राई का अर्थ है सूखा हुआ या शुष्क, स्ट्रॉ है तिनके, लीव्स है पत्तियां और वुड है लकड़ी। इतना पढ़ने पर हमें बिल्कुल अच्छा खासा अनुमान हो गया है कि मानव के विकास के क्रम में अग्नि का कैसे आविष्कार हुआ, डिस्कवरी हुई। पहली बार मनुष्य ने अग्नि को कैसे पाया या शुरुआत में अग्नि कैसे जलाई जाती थी उस विषय में है। इतना पढ़ने पर जो दो बेहतरीन लिंक्स हमें मिले हैं वो है बी सी और सी डी। सबसे पहला खंड होगा बी, जो इंट्रोडक्टरी खंड भी है। द ग्रेट डिस्कवरी, जो बड़ी खोज, फर्स्ट ग्रेट डिस्कवरी, पहली बड़ी खोज दैट मैन प्रोबेबली मेड, प्रोबेबली का अर्थ है शायद, शायद जो मनुष्य ने पहली खोज की वॉज दैट ऑफ फायर, वो शायद अग्नि की थी। उसके उपरांत सी, इन ओल्डन टाइम्स, पुराने समय में, फायर्स वर मेड बाई रबिंग टू फ्लिंट्स अगेंस्ट ईच अदर टिल अ स्पार्क वॉज प्रोड्यूस्ड, पुराने समय में दो चकमक पत्थरों को आपस में तब तक रगड़ा जाता था जब तक कि स्पार्क यानी चिंगारी उत्पन्न नहीं हो जाए। उसके उपरांत होगा खंड डी, एंड दिस स्पार्क, टिल अ स्पार्क वाज प्रोड्यूस्ड एंड दिस स्पार्क, ये जो स्पार्क है, ये जो चिंगारी है, वो सेट फायर टू ड्राई स्ट्रॉ, सूखे तिनकों को, लीव्स पत्तियों को और वुड को, फिर वो उस पर अग्नि लगा देती थी, उनसे आग जल जाती थी। अंतिम खंड सिर्फ ए ही हो सकता है, यूजिंग मैचेस हाउएवर केम मच लेटर, दिया सलाइयों का प्रयोग तो बहुत बाद में आया। तो पहले इंट्रोडक्टरी खंड, उसके बाद में चिंगारी कैसे शुरू में मनुष्य प्राप्त करता था, उस चिंगारी से अग्नि कैसे लगाता था, सूखी घास में, पत्तियों में, लकड़ी में, और फिर अंत में आज की बात की जा रही है या फिर कुछ समय पहले की बात की जा रही है कि दिया सलाइयाँ तो बहुत ही बाद में आई।
हमारा आंसर वो खंड होगा जो बी से शुरू हो, उसके उपरांत सी डी हो और फिर अंतिम खंड सिर्फ ए ही हो सकता हो, जिसमें ऐसा ऑप्शन है सिर्फ ऑप्शन डी, बी सी डी ए, बी के बाद सी, सी के बाद डी और फिर अंत में ए। अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 99 आपकी स्क्रीन पर हमारा निर्देश है चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। हमारा आंसर वो शब्द होना चाहिए जो कि प्रश्न शब्द या क्वेश्चन वर्ड का एंटोनिम है, विलोम शब्द है। एमिनेंट का अर्थ है प्रख्यात, फेमस। अगर आप बहुत विख्यात या प्रख्यात हैं तो आप एमिनेंट हैं। हमारा आंसर होगा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का अर्थ है बिल्कुल साधारण, विख्यात साधारण। अन्य ऑप्शंस का भी इग्नोर ना करें, इनकी समीक्षा कर लेते हैं। एक्सल्टेंट का अर्थ है बेहद खुश, हर्षित या उल्लसित। डिलाइटेड, इंप्रेसिव आप जानते हैं प्रभावशाली, और डिस्टिंग्विश्ड का अर्थ है विख्यात या फेमस। अगर हमसे सिनोनिम पूछा जाता तो ऑप्शन डी अवश्य हमारा आंसर होता, पर हमसे एंटोनिम पूछा गया है, विलोम शब्द पूछा गया है, हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए अंतिम प्रश्न, हमारा निर्देश है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग गलत है और हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि सब्सीक्वेंटली की सही स्पेलिंग में क्यू के उपरांत यू भी होना चाहिए था, जो कि नहीं लिखा गया है। सब्सीक्वेंटली का अर्थ है तत्पश्चात या के उपरांत। अन्य ऑप्शंस देख लेते हैं। सेंटिमेंटली का अर्थ है भावुकता, पूर्ण तरीके से या भावुकता से। सब्सटेंशियली का अर्थ है काफ़ी हद तक। अगर कोई चीज़ सब्सटेंशियली चेंज्ड है तो काफ़ी हद तक बदल गई है, तो सब्सटेंशियली है काफ़ी हद तक। और स्वेट आप जानते हैं पसीना। ऑप्शन सी की स्पेलिंग गलत है, अन्य किसी ऑप्शन में कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। तो ये था आपका एनालिसिस पेपर 90 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। एनालिसिस में सिखाए गए नियमों को लिखें, उनका अभ्यास करें। एनालिसिस में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, याद करें और बहुत बेहतर होगा उन शब्दों का प्रयोग अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में करें। सो कीप वर्किंग, कीप लर्निंग, कीप ट्राइंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।